तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी क्या है बताइए? प्लांट फिजियोलॉजी, देखिए अभी तक आपने प्लांट्स के बारे में क्या क्या पढ़ा? उनकी मार्फोलॉजी पढ़ी, उनकी एनाटॉमी पढ़ी, उनका रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। अब बचा क्या? अब बचा उनका फंक्शनल एस्पेक्ट। ठीक है, तो प्लांट के फंक्शनल एस्पेक्ट को की स्टडी हम प्लांट फिजियोलॉजी में कहते हैं। उनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, पौधे के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती हैं, तो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की स्टडी, या सीधे सीधे हम कहें तो क्या कह देंगे? स्टडी ऑफ फंक्शनल एस्पेक्ट इज कॉल्ड प्लांट फिजियोलॉजी। द ब्रांच डीलिंग विद फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्लांट फिजियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है जानते हैं? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी में याद कर लीजिए, सबसे पहला यही नोट कर लीजिए, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स ये फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी है। अब प्लांट फिजियोलॉजी की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? प्लांट फिजियोलॉजी, देखिए फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वाटर। जब तक पानी नहीं जाएगा पौधे के अंदर तब तक कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो स्टार्टिंग होगी प्लांट वाटर रिलेशनशिप से। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। प्लांट वाटर रिलेशनशिप, पौधे के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन पौधे के किस पार्ट के द्वारा होता है? रूट के रूट हेयर्स के द्वारा सॉइल से वाटर को पौधा एब्जॉर्ब करता है। अब रूट हेयर से पानी अंदर कैसे चला जाता है? रूट हेयर के द्वारा जो सॉइल वाटर है वो रूट के अंदर कैसे आ जाता है, ये सबसे पहला हमारा फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट होगा। ये समझना कि वाटर का एब्जॉर्प्शन ऐसे कैसे कर लेता है। भाई हमको यदि पानी पीना होता है तो हम मुंह में पानी लगा के खींचते हैं, तो खींचते हैं तभी तो अंदर जाता है, गटकते हैं उसको। तो ऐसे पौधे के अंदर कौन सा कुछ ना कुछ खींचने वाला मैकेनिज्म होगा जो सॉइल से वाटर को अपने अंदर खींच लेता है। तो पौधे के अंदर ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जिसके कारण वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है? तो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स में जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी हम सबसे पहले बात करेंगे, है ना भाई। शुरुआत तो वहीं से होगी। जब तक पानी नहीं अंदर जाएगा तब तक पूरा सब एक दूसरे से कनेक्टेड है फिजियोलॉजी।
और पूरा का पूरा वाटर के ऊपर ही बेस्ड है। आप देखिए कैसे बेस्ड है। शुरुआत कहाँ से किया? सॉइल के अंदर वाटर है और उस वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब करेगा अपने रूट हेयर के द्वारा। तो वहाँ पर जो जो मैकेनिज्म काम करेंगी वो मैकेनिज्म किसके अंतर्गत आएंगी? तो सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा प्लांट वाटर रिलेशनशिप में आपका उन मैकेनिज्म के बारे में कॉन्सेप्ट बनना जिनसे आप ये समझ सकें कि एक सेल सॉइल से वाटर रूट हेयर में कैसे आता है, रूट हेयर से कॉर्टेक्स में कैसे आता है, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल में वाटर का जो है विनिमय कैसे होता है। तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना, आपको डिफ्यूजन पता हो, डिफ्यूजन पता हो, डिफ्यूजन प्रेशर पता हो, ऑस्मोसिस आपको पता हो, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता हो, और क्या पता हो? और आपको पता हो डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होती है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर क्या होता है ना। और इसके अलावा क्या आपको पता होना चाहिए? वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना। प्लाज्मोलिसिस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। प्लाज्मोलिसिस क्या होती है? तो ये सारी वो मैकेनिज्म हैं जिनके द्वारा हम ये समझेंगे कि आखिर एक सेल से दूसरी सेल में पानी कैसे जाता है, या कब कोई सेल अपने अंदर पानी लेती है और कब सेल से पानी बाहर निकलता है। तो ये पूरी यदि कॉन्सेप्ट इसके बारे में हम पढ़ लेंगे तो इस पर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब इतनी चीज़ें आप समझोगे तब आप जान पाओगे कैसे होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया। वाटर का एब्जॉर्प्शन यदि हुआ तो वाटर कहाँ पहुँच गया? सॉइल से रूट हेयर में आ गया। अब रूट हेयर से कहाँ जाएगा? रूट हेयर से कहाँ जाएगा? रूट का स्ट्रक्चर अपने दिमाग में लाइए। कॉर्टेक्स की सेल से जाएगा। कॉर्टेक्स की सेल से होता हुआ कहाँ तक पहुँचेगा? एंडोडर्मिस तक। अब एंडोडर्मिस की वो सेल जिसके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है और वो कहाँ पर होगी? प्रोटोजाइलम के सामने होगी। उस सेल से पानी कहाँ पहुँच जाएगा? रूट के जाइलम में पहुँच जाएगा। तो रूट सॉइल वाटर का सॉइल से निकलकर रूट के जाइलम तक पहुँचने की प्रक्रिया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? सॉइल वाटर का रूट जाइलम तक पहुंचना, कैसे पहुंचेगा, ये पूरी मैकेनिज्म एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के अंतर्गत हम समझेंगे। और ये पूरा का पूरा बेस्ड होगा इन्हीं पूरी मैकेनिज्म के ऊपर। जो ऊपर कॉन्सेप्ट दिए हैं ये जब पढ़ लोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। पानी कहाँ पहुंच गया? पानी कहाँ पहुंच गया? रूट के जाइलम में पहुंचा। अब पानी की जरूरत क्या रूट के जाइलम को है? पत्तियों को है, पूरे पौधे को है। तो अब रूट के जाइलम में जो पानी पहुंचा है वाटर एब्जॉर्प्शन के थ्रू, वो अब अपवर्ड मूवमेंट करेगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नीचे को लग रहा है और पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा। कैसे चढ़ेगा? इसको समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे वो होगा एसेंट ऑफ सैप।
तो अगला टॉपिक आपका आएगा एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप में आप क्या पढ़ेंगे? वाटर का रूट जाइलम से कहाँ तक? लीफ तक का अपवर्ड मूवमेंट कैसे होता है, कैसे चढ़ेगा? कहाँ पहुंच गया पानी? कहाँ पहुंच गया? पत्ती में पानी पहुंच गया। अब पत्ती के अंदर जो पानी पहुंचा है उस पानी का एक बड़ा प्रोपोर्शन पत्ती उड़ा देगी, उड़ाएगी वेपर के फॉर्म में। बोलो, पानी को पहुंचा दिया पत्ती में, अब उसका एक जो है एक भाग ऐसा होगा, उस जो पत्ती में जितना पानी पहुंचा है उसका कुछ अमाउंट पत्ती वेपर के रूप में बाहर निकाल देगी। तो इस प्रक्रिया को आप पढ़ेंगे किसके अंतर्गत? ट्रांसपायरेशन के अंतर्गत। देखिए, सब पानी के ऊपर खेल चल रहा है। मैंने केवल पानी को पकड़ा है और पानी पूरी फिजियोलॉजी आपको बता दे रही है। कहाँ पर पहुंच गया पानी? अब ट्रांसपायरेशन के द्वारा क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के एरियल पार्ट्स के द्वारा वाटर का वेपर के रूप में निकल जाना। निकल गया, कैसे निकलेगा? तो उसके लिए पूरी मैकेनिज्म है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की। मेन देखो, जो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया है ये एरियल पार्ट्स में लेंटिसिल्स तने पे होते हैं, इनके द्वारा भी होता है। स्टोमेटा मेन पार्ट है जिसके द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है ना। तो स्टोमेटा के द्वारा, और स्टोमेटा कहाँ होते हैं? पत्तियों पर। तो मेन जो ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लांट पार्ट है वो कौन सा है? लीफ है, क्योंकि स्टोमेटा लीफ में होते हैं, है ना। तो जब स्टोमेटा खुलेगा तभी तो वेपर के रूप में पानी निकलेगा। तो स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म यदि आप समझ लेंगे कि कब स्टोमेटा खुलता है, दिन में स्टोमेटा क्यों खुलता है, रात में स्टोमेटा क्यों खुलता है, दिन में क्यों बंद रहता है ना। ये सारी चीज़ें हैं, दोनों प्रकार की होती हैं प्रक्रियाएं। कुछ पौधे रात में स्टोमेटा खोलते हैं, दिन में बंद रखते हैं। कुछ पौधों में दिन में स्टोमेटा खोलते हैं, रात में बंद रहते हैं। तो ऐसी मैकेनिज्म कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, तो वो पूरा का पूरा ये समझ लेंगे। तो इसको बोलते हैं स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटल मूवमेंट। अब स्टोमेटा चलता नहीं है, स्टोमेटल मूवमेंट का मतलब स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, उसकी मैकेनिज्म आप समझेंगे तो ट्रांसपिरेशन का कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो जाएगा। अब कहाँ निकल गया पानी? पूरा का पूरा पानी ट्रांसपिरेशन के द्वारा बाहर निकला, कुछ उसका पार्ट निकला, बाकी तो पत्ती के अंदर है। पत्ती के अंदर कहाँ पर है? पत्ती के अंदर कहाँ पर है वो पानी है? पत्ती की कोशिकाओं में। पत्ती की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? अरे भाई, किस पत्ती की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? हद हो गई भाई, काहे की एनाटॉमी पढ़े हो? पत्ती की कोशिका को क्या कहते हैं नहीं पता है तुम्हें? लीफ की सेल्स को क्या कहते हैं? लीफलेट पत्ती की सेल है। पत्ती की एनाटॉमी, पत्ती को काट के अंदर जो कोशिकाएं दिखती हैं उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? मीजोफिल सेल्स। हद हो गई, हद हो गई। क्या कहते हैं? मीजोफिल सेल्स कहते हैं ना, है ना। तो पानी कहाँ है? मीजोफिल सेल्स के अंदर पहुंच गया। और अब उन मीजोफिल सेल्स के अंदर जो पानी पहुंचा है उसका इस्तेमाल होगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया में। उस प्रक्रिया का नाम है फोटोसिंथेसिस, यानी कि वही पानी फोटोसिंथेसिस कराएगा।
तो अगला टॉपिक क्या आएगा? फोटोसिंथेसिस। बताओ, बिना पानी के फोटोसिंथेसिस हो सकती है? फोटोसिंथेसिस का फार्मूला ही है 6CO2 + 12 जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। तो वह हमने पानी को पकड़ा है और पानी ही पूरी फिजियोलॉजी को समझाए दे रहा है। पत्ती तक पानी पहुंचा, पत्ती में से कुछ पार्ट उड़ गया, वो किस में समझा? ट्रांसपिरेशन में। जो बचा उसका यूज होगा, कहाँ पर यूज होगा? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आप पूरी समझेंगे। बोलो कि कैसे आखिर ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है मेसोफिल सेल्स के अंदर, उसकी पूरी प्रक्रिया आप कहाँ समझेंगे? फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस से क्या बन गया भाई? ग्लूकोज बना, भोजन बना, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज आपस में मिला, स्टार्च बना। तो जो भोजन बना वो कहाँ पर बना? बोलो, पत्तियों की कोशिकाओं में बनाना। तो उस फूड की ज़रूरत केवल पत्ती की कोशिकाओं को है या पूरे पौधे को है? पूरे पौधे को है। जिस प्रकार से वाटर आया था सबसे पहले कहाँ? रूट जाइलम में। केवल रूट के जाइलम को वाटर की ज़रूरत नहीं थी, ऊपर तक गया था ना। ऐसे ही फूड कहाँ बना? मेसोफिल सेल्स में। और मेसोफिल सेल्स में जो बना हुआ फूड है उसकी ज़रूरत पूरे प्लांट को है। तो अब मेसोफिल सेल्स में बना हुआ जो फूड है वो फ्लोएम के माध्यम से स्टेम और रूट तक आएगा। तो इसको कहेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, यानी कि जो आपने भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो पौधे ने बनाया है वो अब पत्ती से पूरे पौधे में जाएगा ना, पूरे पौधे की कोशिकाओं में जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को हम समझेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हाइपोथेसिस दी गई थी वो मास फ्लो हाइपोथेसिस थी, मुंच के द्वारा दी गई थी। मुंच हाइपोथेसिस उसको बोलते हैं, है ना। तो मुंच का हाइपोथेसिस पढ़ना है, सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट यहीं पर पढ़ना है, कैसे फ्लोएम के द्वारा। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स का मतलब क्या है? फूड का लीफ फ्लोएम से कहाँ तक? प्लांट बॉडी की सभी सेल्स में पहुंचना। कैसे पहुंचता है ये प्रक्रिया? अब सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज पहुंच गया, बना पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और ट्रांसलोकेशन के द्वारा वो फूड अब कहाँ पहुंच गया? पत्ती की सभी कोशिकाओं में पहुंच गया। बोलो, तो उन कोशिकाओं में जब जो फूड बना है, पहुंचा है, वो क्या होगा? उस फूड का ऑक्सीडेशन होगा भाई, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा और उससे एटीपी के रूप में एनर्जी बनेगी, क्योंकि बिना एनर्जी के तो कुछ हो नहीं सकता। ग्लूकोज जो पहुंचा है उसकी एनर्जी जब तक एटीपी में कन्वर्ट नहीं होती, हमारी बॉडी किस एनर्जी के को रिस्पॉन्ड करती है? हमारी बॉडी यानी कि कोई भी लिविंग बॉडी, उसको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी चाहिए ना। तो बताइए, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होगा? जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो उस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अगला टॉपिक क्या आ जाएगा? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या आप पढ़ेंगे? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन एंड एटीपी का फॉर्मेशन। कैसे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इस पूरी प्रक्रिया को 5 मिनट मैक्सिमम हो सेलुलर रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, समझ में आया ना? बोलो। तो अब क्या बन चुका है सेल्स के अंदर? एटीपी। अब एटीपी जो सेल्स के अंदर बने उसका यूज पौधा किस में करेगा? अपने जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अन्य चलनी है उनको चलाने में करेगा। बोलो।
तो अन्य कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलेंगी पौधे के अंदर? ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी पौधे की ना, उसी से जो एटीपी बना वही तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराएगा। तो लास्ट में आप क्या पढ़ लेंगे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है पौधे का, है ना, उसमें फाइटो हार्मोन्स का क्या रोल है, ये सारी प्रक्रियाएं आप इसमें पढ़ेंगे। और यही यदि आप पूरा क्रम से पढ़ लेंगे तो आपकी फिजियोलॉजी हो गई। यही तो फिजियोलॉजी है, बोलिए। तो इसको क्रम से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप देखिए ना, हर एक चीज़ दूसरे से कनेक्टेड है। हमने कुछ नहीं किया, हम तो केवल आगे बढ़ते गए पानी को लेके, और पानी सारा पूरी फिजियोलॉजी पूरी करा दिया, नहीं करा दिया। तो ये इसी क्रम में हम पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को। टाइम अपने पास बहुत है, क्योंकि परीक्षा की डेट अभी नहीं आई है। तो आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। एक एक टॉपिक आराम से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बंद कर दीजिए इसको भाई। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम पे।